वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर। नाजरीन, पीटीआई हुकूमत की जानिब से आइंदा साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से आवाम को तसल्ली दी गई है कि इस बार उन्हें रिलीफ मिलेगा। हम अपने तज्जियाकारों से सवाल करेंगे कि पीटीआई के साबिका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए आवाम कैसी तवक्कुआत रखें। दूसरा मामला है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का। इसी हवाले से पाकिस्तान ने 27 में से आखिरी 3 निकात पर अपनी पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी है। क्या इस बार पाकिस्तान FATF को मुतमईन करने में कामयाब रहेगा या कुछ खदशात अब भी मौजूद हैं? और आखिर में बात करेंगे PDM की हुकूमत मुखालिफ नई हिकमत अमली के बारे में। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद होंगी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अतर काज़मी और मुजम्मिल सोहरवर्दी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इससे कबल पीटीआई हुकूमत ने इस हवाले से आवाम को मायूस किया था। एक जानिब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा था, दूसरी जानिब नए नए टैक्स मुतारिफ करवा कर मजीद बोझ डाला जाता रहा। मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई के बायस आवाम की बजट पर एक बार फिर नजरें लगी हैं। हमारा सवाल यह है कि बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, ये कहते हैं वजीर आजम, तो आवाम हुकूमत से कैसी तवक्कुआत रखें? जुनैरा। तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए बिकॉज़ 7 डेकेड्स में हम इतने नेगेटिव GDP में नहीं गए थे जितना हमारा था फिस्कल ईयर 2019 एंड 20 में। और वहाँ से कम बैक करना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा शोबा है उसने बहुत रोल प्ले किया। 9.1% ग्रोथ, इट्स अ लॉट। एवरीबडी इज सेइंग दैट। जो टेंटेटिव असेसमेंट थी वर्ल्ड बैंक की, IMF की, इंटरनेशनल इदारों की, हमने उन बैरियर्स को भी क्रॉस कर लिया और 3.94 विच इज़ ऑलमोस्ट 4% GDP, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्यों इतना ज़्यादा ग्रो किया है उसकी रीज़न तो मौजूद है, क्योंकि कोविड की वजह से जो ऑर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश पूरे नहीं कर सक रहे थे वो इसी रीजन से उससे थोड़ी सी कम प्राइस पे पाकिस्तान ने पूरे कर दिए हैं। अब ये विंडो क्रिएट हुई, हमने उसको अवेल किया, दैट इज़ वेरी गुड। बट हमने उनको सर्विसेज कैसी दी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। टाइम पे दिया हो ऑर्डर, अच्छी प्राइस पे दिया हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक हुई हो। अगर वो सब ठीक होगा तो हमें ये ऑर्डर्स आगे भी मिलते रहेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल गुड न्यूज़ कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने मार्केट कैप्चर कर ली है। दूसरी तरफ जो स्टॉक एक्सचेंज में हमने रिकॉर्ड किया है वो भी हमारे सामने है। एग्रीकल्चर में बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट सिर्फ बम्पर क्रॉप्स इज़ नॉट इनफ। हमने इनोवेटिव चेंजेस लाने थे, रिफॉर्म्स लाने थे एग्रीकल्चर में। आम किसान की एक तो हमने आसानी करनी थी और दूसरा हमने कुछ उसे रेवोल्यूशनलाइज करना था, कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी थी। हम अभी तक वही फसले रबी और फसले खरीफ जो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे ना, हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। तो वो इनोवेटिव चेंजेस नहीं आएंगे तो इस दफ़ा क्रॉप्स अच्छी हो गई हैं, नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा। तो सस्टेनेबल वे में इकॉनमी का अच्छा होना, फिर हफीज़ शेख की पॉलिसीज़ का ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया है, क्या शौकत तरीन इन्हीं एरियाज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द सेम पॉलिसी विजन या उनका फोकस कुछ और होगा, वो एक ज़रूरी क्वेश्चन है। और पेरिशेबल आइटम्स जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, आम आदमी को इन फिगर्स से कोई लेना देना नहीं है। उनके घर में नमक, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें किस प्राइस पे पहुंच रही हैं, उनसे आप जनरल सेल्स टैक्स कितना ले रहे हैं, आपने कितना इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है फॉर न्यू जॉब्स। अब ये सारी चीज़ें तो पता चलेंगी जब बजट आएगा और फिगर्स और चीज़ें सामने होंगी। तो लुकिंग एट द सिनारियो इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, बट होता क्या है, ये सिर्फ वादा है या वाकई कुछ डिलीवर होगा, वो बजट के बाद पता चलेगा। यानी वादा तो हो गया, अब ये वादा वफा होता है या नहीं ये देख लेंगे जब बजट आएगा। जनरल साहब, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस दफ़ा आवाम जो है वो उसको रिलीफ मिलेगा, तो आप समझते हैं कि आवाम को अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी हुकूमत ये दावा करे कि उसके इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हैं, जिस पे बहुत सारी बात जुनैरा ने भी की, और आप
आपकी इनकम बढ़ती नजर आ रही है, आपके अखराजात कम होते नजर आ रहे हैं, या आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, आपका डॉलर के विज़ावी रुपया इंप्रूव कर रहा है आपका, तो आप कहते हैं कि जनाब मेरी इकोनॉमी अब स्ट्रांग हो रही है। लेकिन उस सब चीजों का फायदा तब होता है जब उसके समरात अवाम तक जाए। अगर अवाम तक वो नहीं पहुंचते तो बाकी सारी बातें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इकोनॉमी का ठीक होना या उसमें खराब होना आम आदमी के लिए वो कोई खास मानी नहीं रखता। जैसे जुनैरा बात कर रही थी कि उसके घर में तो राशन पानी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी ठीक गुजार सके। अब यहाँ पे एक तरफ तो ये दावे मौजूद हैं कि हम इकोनॉमी का जो मुश्किल वक्त था वो हमने गुजार लिया और अब कुछ बेहतरी है, तो उस दावे के सबूत के लिए लाजमन आपको कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए आगे आना होगा। दूसरी तरफ जो बात है वो है आगे आपका इलेक्शन, और आप इलेक्शन तक एक बजट ये दे रहे हैं, एक आप अगला देंगे और शायद एक आपको और जल्दी में देना पड़े जो कि इलेक्शन ईयर का होगा, या 2 बजट आप कह लीजिए। तो इन हालात में तो बड़ा इनके लिए खुद एक प्रॉब्लम है, और खुद मैं समझता हूं कि बड़े कीन होंगे कि इस स्टेज के ऊपर जो पहले परफॉर्मेंस में बहुत कमी रही, हम वादे पूरे नहीं कर सके, तो इस स्टेज के ऊपर ऐसे काम किए जाएं, ऐसा रिलीफ दिया जाए कि अवाम के ओपिनियन में कुछ तब्दीली आए। तो हमें ये अभी हमारा फोकस जो है वो जो भी हम देखते हैं पोलिटिकल पार्टीज का फोकस और हमारी सोच जो है वो उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन पे फोकस करके तो बैठी हैं और वो उसके लिए काम कर रही हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये किसी न किसी शक्ल में अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये कि अवाम उससे मुतमईन होते हैं वो हम नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम को जितनी महंगाई का सामना है या जितनी इनकम नहीं बढ़ सकी पिछले 2-1 साल में, वो फर्क आप क्या रिलीफ दे के पूरा कर सकेंगे, वो नहीं होगा, इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो नतीजा ये है कि वो फिर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ऑपोजिशन इस पे बात करेगी और रिलीफ जो है वो उस हद तक नहीं होगा जहां अवाम बड़े खुश नजर आए और समझें कि जैसे अब तनख्वाहें बढ़नी है कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन लाजमन उनकी रिलेशनशिप आपके जो महंगाई का इंडेक्स है उससे नहीं होगी, वो खो नहीं सकती, क्योंकि आप 2-3 साल के बाद बढ़ा रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं कि कहने को तो कुछ ना कुछ ये करेंगे, लेकिन ये कहना कि अवाम उससे 100% मुतमईन होंगे, ये मुश्किल नजर आता है। ठीक हो गया। अच्छा अतर, ये बात तो तय है कि सम्राट जब तक आवाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पता नहीं लगेगा कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है। मौजूदा सिचुएशन में आप समझते हैं कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना चाहिए और अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए आवाम को? देखिए, इसमें अगर आप हुकूमत के अपने बयानात को देख लें, वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुन लें, तो गुज़िश्ता 2 साल से तो वो यही कह रहे थे कि इस वक्त हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और मुश्किल हालात में कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मिसाइल हैं जिनकी वजह से हम उस हद तक अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। लेकिन उस दौर में भी अगर आप देखें, अगर आप हुकूमती पॉलिसीज को देखें, तो जहां पे भी अवाम को रिलीफ मिल सकता था, चाहे वो लंगर खाने खोलने हों, चाहे वो पनाह गाहें हों, चाहे वो कोई भी आपके बैतुल माल के हवाले से मामलात हों, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अवाम को रिलीफ दिया गया और आम आदमी को रिलीफ दिया गया। वो आम आदमी जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान का। तो लेकिन माजी में हमने इस तरह नहीं देखा कि आम आदमी के हवाले से इस तरीके से कोई शख्स बार बार बात करे। अब उस पर वो किस हद तक अमल दरामद कर सकेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो माजी में हमने बहुत कम सुनी हमारे हुक्मरानों से, चाहे वो आपकी एनवायरनमेंट के हवाले से बात हो जाए, चाहे वो आपके आम गरीब लोगों के हवाले से बात हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो कर रहे हैं कि आवाम को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग रिलीफ। अब बात यह है कि इकोनॉमी के जो हमारे सामने आए, अब हुकूमत खुद ये कह रही है कि हमारी फिगर्स बड़े अच्छे आए हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो 2 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ एक दिन के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल से तो यही लगता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हैं। अब इसको किस तरह वो आवाम तक इस सम्राट पहुंचेंगे, ये बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और अगर हुकूमत उसको सम्राट ना दे सकी आवाम को इसका बेनिफिट ना दे सकी, तो फिर जो इस वक्त ऑपोजिशन का बयानिया है कि ये सब फिगर्स फज की हुई हैं, ये सब किताबी बातें हैं, असल में इकोनॉमी की कोई हालत नहीं और हुकूमत झूठ बोल रही है, तो फिर उस बयानिए को तकवीत मिलेगी जो ऑपोजिशन का बयानिया है। अगर हुकूमत ने इस बजट के अंदर आवाम को रिलीफ नहीं दिया, तो मुझे ये लगता है कि आवाम को इस बजट के अंदर काफी हद तक रिलीफ मिलेगा।
ठीक है, यानी आपको भी यही लगता है कि इस बजट में काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आवाम को अगर सम्राट ना मिले तो अपोजिशन के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, जैसा कि अतर काज़मी साहब ने भी कहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, एक तो आप ये बात समझें कि एक बच्चा था, वो पहली टर्म में भी फेल हो गया, फिर दूसरी टर्म में भी फेल हो गया, और तीसरी टर्म में उसने पासिंग मार्क्स ले लिए हैं, और अब वो अपनी पिछली 2 टर्मों का रिजल्ट पकड़ के कह रहे हैं देखें मैंने पिछले साल की निस्बत इतने नंबर ज़्यादा लिए हैं। वो ये नहीं बता रहा कि मैं पिछले 2 साल से मुसलसल बुरी तरह फेल हो रहा था, और इस साल अगर मैं मुश्किल पास हुआ हूँ तो वो जो मैं मुआजना कर रहा हूँ वो अपने मैं फेल शुदा सालों के साथ कर रहा हूँ, कोई मैं अपनी ग्राहक कदर खिदमात और कोई हाई रैंकिंग मार्क्स के साथ मुआजना नहीं कर रहा। तो एक तो जब ये मुआजना शुरू हो जाता है कि पिछले साल की निस्बत इतना कर दिया है और 2019 की निस्बत इतना कर दिया है, भाई 2019 और 20 तो तबाही के साल थे, पाकिस्तान की मईशत के मनफी में ग्रोथ थी, आप रुपए की कदर 106 से 165 पे ले गए, आपने हर चीज़ को इंटरेस्ट रेट आपने डबल कर दिया, हर चीज़ आपने तबाह कर दी, और फिर 3 साल बाद आपको समझ आई कि ओह हम तो सब कुछ गलत कर रहे थे। अब जो कंपैरिजन है वो तो अगर फेल शुदा 2 सालों के साथ है, अगर ये है कि जी पिछले साल की निस्बत स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, तो भाई 2018 में ये 50,000 टच कर रही थी, वो कहाँ गया? वहाँ से जब आप इसे 22,000 पे लेके आए तो अब आप अपने फेल शुदा सालों के साथ तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस ना करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि आप रिलीफ को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बिजली सस्ती हो रही है? नहीं। क्या अशियाए ज़रूरत की कीमतें कम हो रही हैं? नहीं। क्या तनख्वाहों में महंगाई और इन्फ्लेशन की मुनासबत से इजाफा हो रहा है? नहीं। क्या रिलीफ आप क्या जो लोग जॉबलेस हुए थे उनको गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन ओपन की है कि जब से वो गवर्नमेंट में आई थी और उसके बाद से जो जॉबलेस हुआ है या उसकी सैलरीज में कट हुआ है वो हमारे पोर्टल पे आके रजिस्टर करे, ताकि हमें पता लग सके कि हम जब से हुकूमत में आए हैं कितनी बेरोजगारी हुई है। ज़रा ये पोर्टल खोल दें, फिर उसके बाद उसके डाटाज हमारे साथ शेयर कर लें कि पिछले 2 साल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और कितनों की तनख्वाहें जो हैं वो कम हुई हैं, और उसकी निस्बत से अब ये उनको कैसे कॉम्पनसेट करने का इरादा रखते हैं। ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के सारे लोग लंगर खाने में जाकर रोटी खानी शुरू कर दें, रात को पनाह गाँव में सोना शुरू कर दें, घरों को बेच दें, ताले लगा दें, क्या करें? मतलब आप इस कौम को लंगर खानों और पनाह गाहों की तरक्की देकर और फिर तरक्की के शादियाने बजाना चाहते हैं, तो ये कौमों की तरक्की का निशान नहीं है। यानी आपके नजदीक जिस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है उस हिसाब से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, यही आपको पॉइंट है मुजम्मिल साहब? बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे? शाइस्ता देखिए, देयर इज ऑलवेज 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। गिलास में अगर आधा गिलास पानी है तो कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा खाली है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो आप देखें कि जो मिसालें दी जाती हैं 2018 की, 2019 की, 2020 की, आप देखें कि पूरी दुनिया में कोविड ने कितनी तबाही मचाई थी, उसकी वजह से मईशत को भी बहुत झटके लगे, पूरी दुनिया में झटके लगे। पाकिस्तान कोई ख़ास मुल्क नहीं था जिसमें सिर्फ जो है GDP ग्रोथ कम हुई या दूसरे मसाइल थे, लेकिन इस बुरे हालात में भी गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। गवर्नमेंट ने जिस तरह भी टैकल किया कोरोना को और उसके बाद जिस तरह मईशत को साथ साथ लेके चले, तो जो हुकूमत को ख़जाने में पैसे मिले थे या जो करंट अकाउंट का खसारा मिला था, उसके बाद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करनी शुरू की। गो के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन करते करते अब आप देखें कि एकदम से जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और उससे ये देखा जा सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई लंगर खाना खोला है तो वो मेरे लिए नहीं खोला, आपके लिए नहीं खोला, वो जो भूख से मरते थे, जिनको खाना ही नहीं मिलता था, या कई मजदूर मैंने सड़क किनारे सोते हुए देखे थे, अब वो नज़र नहीं आते। तो अगर गरीब के लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमें तो इतना उसको वो नहीं सताना चाहिए। हमें तो अपने घरों से निकाल के वो लंगर खाने या पनाहगाह में नहीं डाल रहे ना। जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, उनके लिए वो काम किया गया। हम तो अपने घरों में अभी भी सुकून से सो रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इमरान खान हर वक्त
यही बात करते हैं कि मैं गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ और करेंगे। जो हुकूमत के इस वक्त फिगर्स नज़र आ रहे हैं, गो के बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें नहीं लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रहे। जो ओवरसीज से आप देखें रेमिटेंसेस ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, वो उससे इकॉनमी बेहतर हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई हैं। और आप फैसलाबाद जाके देखें तो वहाँ पे वाकई कुछ मेरे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्रीज है, वो कहते हैं यार काम इतना, हमें तो मजदूर नहीं मिल रहे, हमें तो काम करने वाले नहीं मिल रहे। तो चीज़ों के साइंस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो आने वाला जो बजट होगा, गवर्नमेंट उसमें कोशिश तो पूरी करेगी कि आवाम को रिलीफ दे। अब देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म किस किस्म के रिलीफ देते हैं। गो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है कि हम समझें कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आवाम को मिलेगा। ठीक है, यानी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मगर रफ्तार थोड़ी सुस्त है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कमोबेश हमारे तमाम ही तज्जियाकारों का ख्याल यही है कि इस मरतबा आवाम को रिलीफ देना हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ सेगमेंट को क्लोज, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पेशरफ्त से आगाह कर दिया है। FATF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तान ने बकिया 3 नकात पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान ने फरवरी में 27 में से 24 नकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर रखा है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने या बरकरार रखने का फैसला जून में होगा। हमारा सवाल यह है कि FATF की ग्रे लिस्ट का मामला, पाकिस्तान ने एक्शन प्लान अमल दरामद से आगाह कर दिया, क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? देखें, ये तो इसका मैं नहीं समझता कि FATF से निकलने का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे जो एक्शन प्लान से है और हमने जो कानून बनाए हैं या इससे है। ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूरोप से बात कर ली है, अगर अमेरिका हमें निकालने को तैयार है, अगर हमारा भारत के साथ सीज़ फायर बॉर्डर्स पे हो गया है, बेशक ट्रेड नहीं खुल सकी, तो कुछ सफारतकारी के इशारे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप कह सकें कि हम FATF से निकल जाएंगे। ये प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने हमारी नाकाम सफारतकारी की वजह से हमें FATF में डाला हुआ था। उसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फिनांसिंग से नहीं था। दुनिया के दीगर ममालिक के हालात हमसे भी बहुत बुरे हैं, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई। उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका की भी बहुत हमने अफ़गानिस्तान में मदद की है, दूसरी जगह भी की है। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो हमसे उनके टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं, या उन्हें हमारी गर्दन मज़ीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए तो वो 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। और कितना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया है पिछले 6 माह में उनका, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो हमारे खिलाफ करारदाद भी यूरोपियन पार्लियामेंट से पास हुई है पिछले दिनों। और फिर वो जो सारा ब्लास्फेमी वाले इशू में जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया, GSP+ पे बात आई, तो वो कोई सारे पॉजिटिव साइंस तो नहीं थे। और FATF का हेड फ्रांस है और यूरोप की उसमें कितनी से है, हमें ये सब सामने रखना पड़ेगा। तो मैं इसको प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू समझता हूँ और इसको अभी तक भी अपनी इस आलमी तन्हाई और सफारतकारी की नाकामी समझता हूँ। वरना पाकिस्तान में ना टेरर फिनांसिंग की वो हालत तो तब भी नहीं थी जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था और यहाँ रोज़ बम ब्लास्ट होते थे। तो अब तो बहुत अमन है, हर तरफ से दहशतगर्दी का खात्मा है, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह हमारी सफारतकारी है। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि मामला नकात का नहीं है, सारा चक्कर जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी का है, तो आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी, काफ़ी हद तक देखें, जो फॉरेन इसमें डिप्लोमेसी है वो काफ़ी रोल किरदार अदा करती है और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने जो मफादात हैं उसको भी वो मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई सज़ा दी जाएगी तो वो पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुतहरक सफारतकारी की वजह से दी
का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो। हालिया दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने क़ौम मुत्तहिदा से लेके वेस्टर्न मीडिया तक जिस तरीके से फलस्तीन का मुकदमा पेश किया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताकतें हैं जो अपसेट हैं पाकिस्तान से। माजी में भी हम देख सकते हैं, आपको पता है कि पिछली दफा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो फ्रांस ने की थी, और फ्रांस ने क्यों की थी उस हवाले से भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज को उठाया था जो उनको नापसंद थे। फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस लॉबी करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद भी आई, GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात हुई, लेकिन आगे यूरोपीय यूनियन ने जो उनको जवाब दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने, उन्होंने ये भी बताया कि जो GSP प्लस स्टेटस के तहत तजारत होती है उसमें यूरोप का कितना माल आता है पाकिस्तान में, तो यूरोप को उससे कितना फायदा होता है। तो ये दो तरफा मुश्तरका मफादात की बात है जहां तक तजारत की बात है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो जाती मेरी राय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, कुछ ममालिक और कुछ कुव्वतें, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त निकलना। अगर वो निकल जाते हैं तो यकीनन फिर उसमें जो बड़ा किरदार होगा वो यही होगा जो अभी अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस चल रहा है, और उसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया है, उसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल जाए, डिप्लोमेटिक रिलीफ मिल जाए, सफारती रिलीफ मिल जाए तो हो सकता है। लेकिन अदरवाइज मुझे यही लगता है कि वो निकालेंगे नहीं पाकिस्तान को, और उसमें फ्रांस का अगेन बड़ा मेजर किरदार होगा। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, अतर ने भी सही बात की है, मुजम्मिल ने भी बिल्कुल सही बात की है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि आप 27 पॉइंट्स को जो है मीटअप कर लेंगे तो आप फेटिव से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। आप देख लें कि अपना इंडिया के, भारत के कितने बैंक्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि उन्होंने कितनी बिलियंस की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई हरफ नहीं आया। भारत की तरफ तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पाकिस्तान में ही सारी बुराइयां नजर आती हैं उनको। और गो के हम 24 पॉइंट्स उनके मीटअप कर चुके हैं, हमें तो उन्हें पहले ही फेटिव से निकाल देना चाहिए था कि आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 24 पॉइंट्स आपने पूरे किए, चले 3 भी आप पूरे कर लिए, हम आपके ऊपर एतबार करते हैं। लेकिन मामलात वहाँ पे कुछ ना कुछ और चल रहे होते हैं, यूरोपियन यूनियन में कुछ और मामलात चल रहे होते हैं, अमेरिका कुछ और सोच रहा होता है, और ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। इन्होंने आप देख लें कि UNO जिस तरह बनाई हुई है, कभी भी फ़लस्तीन का मसला उस तरह हल नहीं किया गया, कश्मीर के मसले को कभी उस तरह अहमियत नहीं दी गई, लेकिन अगर उनके अपने ममालिक का कोई मसला होता है तो उसको वो फौरी तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह फेटिव में जो है बिल्कुल पाकिस्तान को फंसाने के लिए जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल के एक किस्म को उनको सूली के ऊपर पाकिस्तान को लटकाया हुआ है कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, और पाकिस्तान को काफ़ी तगोदो इस मामले में करनी पड़ रही है। आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब तो बड़े उम्मीद है कि हमने तमाम काम कर लिया है। अपना हमाद अज़हर ने भी पहले कहा था कि काफ़ी काम हो चुका है, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा हम फेटिव की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। और उसमें एक अहम रोल जो है वो ये अफ़गानिस्तान वाला मामला जो है ये भी प्ले करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब इनसे कहना चाहिए कि डू मोर, कि हमने इतने नुकसानात उठाए हैं दहशतगर्दी की जंग में, अभी भी खित्ते में अमन में हम लोग सबसे बेहतरीन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें फेटिव की लिस्ट से निकल जाना चाहिए। जी ठीक है, जनरल साहब आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सिफारतकारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके सबब हम अभी तक जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हों या इस तरह के और अदारे जो अक़वाम आलम ने बनाए हैं, वो बुनियादी तौर पे P5 कंट्री या बड़े ममालिक जो हैं, ताकतवर कुव्वतें, ये दरहकीकत उनके मफादात की निगहदाश्त करते हैं और उनकी मर्जी के ताबे रहते हैं। अगर आज पाकिस्तान कवानीन पे अमल ना करता, या जो कवानीन 27 पॉइंट दिए गए हैं वो पूरे ना करता, तो वो तो एक बहाना मौजूद था कि जनाब आपको ये काम दिया गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, आपने पूरी नहीं की, लिहाजा आपको हम ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दें। आप मौका ना दें, आप सारे पॉइंट्स पे अमल कर लें, सब कुछ हो जाए, तो तब भी आपको ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। उसकी वजह यही है कि इससे रिलेटेड कुछ और मकासद उन कुव्वतों के हैं, जैसे अफगानिस्तान है। आज अमेरिका ने कोई वजाहत नहीं हमें दी हुई कि वो आखिर उसके डिजाइन हैं क्या, वो आगे करना क्या चाहता है। हमें ये पता है कि इनखला, लेकिन साथ उसके
आपको कहा जा रहा है, मुख्तलिफ रस्तों से, मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र आ रहा है, रास्ते देने का भी, एयरफील्ड्स देने का या बेसिस देने का, ये बातें सारी चल रही हैं। अब जहां कहीं उन्होंने पाकिस्तान से काम लेना हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका की ज्यादा तकलीफ जो चीज है वो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी तरफ से हमें फायदे वाला किस्सा तो खत्म हो चुका है कि जब कभी हम उससे, और फायदा भी क्या फायदा था, वो हम खर्च करते थे और उनसे रीइंबर्स होता था वो पैसा, लेकिन अब तो वो बात भी नहीं है। खत्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना उन्होंने वो बातें नहीं, और वो काम लेंगे। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी होगी। जैसे अभी नसीम सिद्दीकी बात कर रहे थे कि भारत के 44 बैंक्स का वो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने कि 44 बैंक्स आइडेंटिफाई किए कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और बहुत सारी मशकूक हैं जिसमें कि टेरर फाइनेंसिंग बार है। लेकिन अमेरिका को तो कोई ख्याल नहीं है क्योंकि उनके मुफादात हैं अभी उनके साथ। तो ये एक मसला है जिसकी वजह से अगर आज उन्होंने पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है और पाकिस्तान से कुछ चीजें उगलवानी है, काम लेना है, तो इस तरह के एक दो ऐसे अदारे जहां फंसा के, जैसे अभी आजादी इज़हार राय का किस्सा है, आपकी ह्यूमन राइट्स की कोई कहानी खड़ी हो जाएगी, आपका ये FATF वाला टेरर फाइनेंसिंग का। तो ये वो चीजें हैं जहां वो आपको दबाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम रखेंगे, और बावजूद इसके कि आप सारे पॉइंट्स पूरे कर दें, फिर भी मैं वसूख से ये नहीं कह सकता कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। ठीक है। अच्छा जुनैरा, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि समहाउ मफादात की जंग है जिसके सबब इंडिया के मामला तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल है काफ़ी कुछ कह दिया मेरे कोलीग्स ने, एंड आई टोटली एग्री फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो मैं कुछ डिफरेंट एंगल मेरे ख्याल है इसमें ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को विक्टिमाइज़ किया जाता है, जिस वजह से भी किया जा सकता है वो हम सब जानते हैं। हद ये है कि जब पिछले फरवरी में वर्चुअल इजलास पे ब्रीफिंग दे रहे थे FATF के स्पोक्स पर्सन, तो इंडियन जर्नलिस्ट से सारे क्वेश्चंस लिए गए, उनको रिप्लाई किया गया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हाथ उठाते रह गए, उनके क्वेश्चंस भी नहीं लिए गए। तो सिस्टम तो बायस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्डर बायस्ड है, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने घर में भी देखें तो जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं वो क्या कहते हैं? वो 3 पॉइंट्स ये कहते हैं, आप सारे इस तरह के लोगों को जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व पर्सनस हैं या एंटिटीज़ हैं, आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उसके बाद उन पे सैंक्शंस लगाएं, और सैंक्शंस भी ऐसी हों जो लॉन्ग टर्म हो, डिसोवेसिव हों, यानी कि प्रोपोर्शनेट हों, वो दोबारा उस तरफ ना जा सकें। आप इस तरह के मैकेनिज़म्स बनाएं कि दोबारा वैसा पॉसिबल ना हो। और थर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं 1373 और 1267, इन दोनों की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब इन सब चीज़ों को करने में फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन तो आज तक एक आम दहशतगर्द की भी नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने कितने दहशतगर्दों को छोड़ दिया हम सब जानते हैं। आपके ऊपर कितना खौफ है उनको प्रोसिक्यूट करने का, सज़ा सुनाने का, हम सब जानते हैं। देयर आर एरियाज जिधर जाके अगर बात करने लगें तो लगेगा सब कुछ हम में ही ख़राब है। तो अगर इस एक सिचुएशन की वजह से आपने 24 पॉइंट से इतना इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया है कि हुंडी का कारोबार कम हो गया है और आप बड़ी खुशी से आज कह रहे हैं कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही चीज़ें हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप पूरे कर देते हैं तो आपके मुल्क को खुद कितना फ़ायदा होगा ये भी सोचने की ज़रूरत है। वो बात की बात है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो किन किन चीज़ों में इफ़ेक्टिव है नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, वो वैसे ही रहेगा। बट दीज 27 पॉइंट्स दे गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। दुनिया को छोड़ दें तो कुछ अपनी तरफ भी देखना चाहिए। ग्रे लिस्ट से आई एम नॉट श्योर, अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अपकमिंग US बजट में पाकिस्तान के लिए रखा गया है, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और शायद एक पर्क और एक गिफ्ट के तौर पे हमें ग्रे लिस्ट से अगर निकाला ना जाए तो उसी में रखा जाए, क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। तो हकीकत तो यही है, लेकिन उस रियलिटी में से विंडो आपने खुद क्रिएट करनी होती है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मेरे सारे कॉलीग्स ने उन्हें डिस्क्राइब किया है। सो शायद ग्रे लिस्ट से निकलें, शायद ना निकलें, लेकिन इन सब मैकेनिज़म्स को इंश्योर करने में खुद पाकिस्तान का भी फ़ायदा है।
ठीक है, चले हम उम्मीद करते हैं कि सारी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान की फेवर में हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। इसी के साथ सेगमेंट करते हैं, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ जलसों और मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जलसों का सिलसिला स्वात से शुरू होगा। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा होगा। हमारा सवाल ये होगा कि पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ जलसों, मुजाहिरों और कानूनी चाराजोई का ऐलान, क्या अब ये हिकमत अमली कामयाब रहेगी? जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या ये हिकमत अमली कामयाब हो पाएगी? देखिए, जब दोनों दूसरी पार्टियां भी साथ थी और उनके लोग बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें भी करते थे और बड़े बड़े जलसे कराची में इधर उधर किए गए, तो उस वक्त अगर आप कुछ नहीं ऐसा कोई तूफान मचा सके, कोई ऐसा हमें कोई करिश्मा नहीं दिखा सके जिससे कि आदमी सोचे समझे कि वाकई जो अहदाफ इन्होंने अपने लिए मुकर्रर किए थे वो हासिल हुए या उसको हासिल करने के करीब थे, तो अब तो वो दो पार्टियां भी निकल गई, तो लाजमी बात है कि एक इत्तेहाद खासी हद तक कमजोर हो गया। और इत्तेहाद भी उस वक्त जो था वो जाती मुफादात से हटके नहीं था। इत्तेहाद इकट्ठे होके उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने अपने मुफादात हासिल करने की कोशिश की गई और वो मेरा ख्याल आगे भी चलेगा। अब यहाँ पे जो खराबी हुई है वो ये है कि पीएमएलएन, जो कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी, कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो मुतहर्रिक हैं लेकिन उनको नुकसान भी उससे हुआ, वही पॉलिसी उन्होंने पीडीएम के अंदर भी इख्तियार कर ली कि नून, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की एक, आप देखिए कि एक कन्फ्रंटेशन चल निकली है जी। उस कन्फ्रंटेशन को शहबाज शरीफ खत्म करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो सकी, और कल वाहिद आदमी जो हारा हुआ और बड़ा ही कमजोर अंदर से निकलता नजर आया वो शहबाज शरीफ थे। अब जहां ये सूरत हाल हो कि पार्टी के अपने अंदर ही कुछ एक तो डिसकंटेंटमेंट आ जाए, दूसरी तरफ कुछ इत्तेहादी आपको छोड़ गए, और इत्तेहादी सिर्फ छोड़ के नहीं गए, अब वो मुखालफत की बातें कर रहे हैं, तो नतीजा ये कि एक वक्त में तो आप सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एक चला रहे थे किस्सा, अब आपके सामने सिंध हुकूमत भी मौजूद होगी क्योंकि आपकी एक मुखातमत चल निकली है। खासतौर पे जब NA 249 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त तो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ ये बड़ी बढ़ चढ़ के बातें भी की और फिर इलेक्शन कमीशन में गई पीएमएलएन। तो ये जो सूरत हाल है वो बड़ा वाज़ेह है कि पीडीएम को सेटबैक हुआ है, और फिर आगे बजाय इसके कि वो मफाहमती पॉलिसी इख्तियार करते और किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी को और पीएम और एएनपी को साथ ले आते वापस, तो इत्तेहाद वापस फिर किसी शक्ल में नजर आता। उसकी बजाय वहां भी कन्फ्रंटेशन जाके की, और नतीजा ये है कि हर एक की अपनी अपनी अना है, वो बिफर गए। वो भी ये कहते हैं कि जी आप हमसे किस बात की माफी मंगवाते हैं, या किस बात की आप हमसे शो कॉज नोटिस के ऊपर वजाहत चाहते हैं, वो हम भी देंगे। तो इस तरह लगता ये है कि अब वो भी मुखालफत करेंगे और सिंध में वो अपने आप को मजबूत करेंगे। इनकी सिंध में कम से कम, और इधर पीटीआई मुखालफत करेगी, तो वो पहले से हालात इनके ज्यादा कमजोर हो गए और मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ क्रिएट कर सकेंगे। ठीक हो गया। जुनेरा, हमने देखा कि पीडीएम का जो पहला लाहे अमल था, जो पहली स्ट्रेटेजी थी, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र नहीं आई हुकूमत के खिलाफ। अब जो ये नई प्लानिंग्स बन रही हैं, आप समझती हैं कि ये कामयाब हो पाएंगी? मेरे ख्याल है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं हैं तो ये स्ट्रेटेजाइज कर लें, जैसे मर्जी प्लान कर लें, रादर चीज़ों को 10 जलसे कर लें, जो मर्जी कर लें, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। एक तो आम आदमी को ये समझ में आ गया है, जो पावर शो ब्रोकन दिखाया पीडीएम ने, उससे सबको ये समझ में आ गया है, एक आम व्यूअर को भी ये समझ में आ गया है कि इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और ये कलेक्टिव विजडम के तौर पर लोगों के लिए कभी भी कुछ नहीं करते। पीपल्स पार्टी
अलहदा हो गई आपने देखा, उसके बाद बाप के मामले में कि आपने उनसे वोट्स लिए हैं, जो कुछ सेनेट में हुआ वो सब लोगों ने देखा है। फिर द डायलॉग, द फेमस डायलॉग बिटवीन आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ इन द मिडल ऑफ पीडीएम इजलास और उसका लीक होना, इतनी डीप फॉल्ट लाइंस जहाँ पे हों वहाँ पे फेस सेविंग तो हो सकती है लेकिन कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। दूसरा इसमें मुझे एक उम्मीद थी, वो ये थी कि शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद पीपल्स पार्टी इज़ मोर कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ एज़ कम्पेयर टू मरियम नवाज़, क्योंकि मरियम नवाज़ जिस हॉस्टिलिटी की तरफ जाती हैं उसके साथ पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती, कामयाब सियासत नहीं हो सकती। तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा इंक्लाइन थी। और भी बहुत सारी जमातें हैं जो खुल के कहती हैं कि हम शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन मरियम ने प्रेफर किया है फजलुर रहमान को ओवर हर ओन चचा। तो वो बिल्कुल जनरल अमजद सही कह रहे हैं, बिल्कुल हारे हुए इंसान की तरह साइड में बैठे हुए थे, प्रेस ब्रीफ में भी और हर जगह मुझे बिल्कुल इररेलेवेंट नज़र आए शहबाज शरीफ। तो अगर स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई और अगर मरियम ये कह चुकी हैं कि हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करे और हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, तो ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ की बन रही है? ये इसका जवाब कोई दे दे, चाहे फजलुर रहमान दे दें, चाहे मरियम खुद दे दें। रादर कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि दोबारा जो डर्टी पॉलिटिक्स हैं वो वापस आ रही हैं, ब्लेम गेम्स वापस आ रही हैं। सो मुझे पीडीएम कहीं किसी सिमत में जाती हुई नज़र नहीं आ रही, डिसॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ठीक, अच्छा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम देख रहे हैं कि नून लीग जो है उसमें ही इख्तलाफात हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पीडीएम के जो ये प्लान्स बन रहे हैं कि जलसे करेंगे या कानूनी चाराजोई करेंगे, तो आप समझते हैं कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे एक ऐसी सूरत हाल में कि जब नून लीग ही इतनी ज़्यादा मुंतशिर हुई भी है? देखें, एक तो ये जो जलसे मेरे ख्याल है अनाउंस किए गए हैं, ये माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम को बहाल करके और उसकी स्ट्रेंथ शो करने के लिए किए जा रहे हैं कि ये साबित किया जा सके कि इन दो जमातों के जाने से पब्लिक पॉलिटिक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया और हम इन दो के बगैर कराची में भी बड़ा जलसा कर सकते हैं, सवात में भी कर सकते हैं और इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। देखें, कराची वाला बहुत सिग्निफिकेंट होगा, जैसे जनरल साहब ने कहा कि सिंध की गवर्नमेंट अब वो फ्रेंडली नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर वो कराची में अच्छा शो पुट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, चूँकि वहाँ पीटीआई ने सीटें जीती हुई हैं, वो उन लोगों को भी नहीं आना चाहिए, एमक्यूएम ने सीटें जीती हुई हैं, उन लोगों को भी नहीं आना चाहिए, और पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट है उनको भी नहीं आना चाहिए, तो कराची का शो बहुत डिसाइसिव है। इसी तरह सवात भी सारा पीटीआई ने जीता हुआ है, सवात का जलसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ के लोग क्या इस वक्त पीडीएम के जलसे में आते हैं या वो खाली रह जाती हैं कुर्सियाँ, और जो कैमरे की आंख है वो खाली कुर्सियाँ दिखाएगी, बार बार दिखाएगी। इसी तरह फिर 14 अगस्त को जो इस्लामाबाद का जलसा होगा वो भी, उसके बाद मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, क्योंकि वेदर अभी ऐसा नहीं था। आजकल तो वैसे भी पंजाब में 45, 43, लाहौर में बहुत गर्मी चल रही है, पंजाब में बहुत गर्मी चल रही है, तो वेदर इतना अच्छे, तो सितंबर तक तो इंतज़ार करना पड़ना था। अगर दोबारा पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की तरफ जाना भी है और कोई लॉन्ग मार्च करना है, कोई हुकूमत को चैलेंज करना है, तो उसका वेदर या मार्च अप्रैल था या सितंबर अक्टूबर होगा। तो अब वो वक्त गुजारने के लिए ये 20-20 दिन के वक्फे से, 25-25 दिन के वक्फे से जो जलसे रखे गए हैं, टेक्निकली एक तो अपनी पब्लिक स्ट्रेंथ को वो देखेंगे कि कितनी कहाँ खड़े हैं हम, माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम में कितनी ताकत है, और दूसरी बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान के अंदर की सियासत करनी थी और वो कह रहे थे कि हुकूमत को कोई अवामी ताकत से नहीं हटाया जाएगा बल्कि पार्लियामान से हटाना चाहिए, और वो कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो सकती थी, तो पार्लियामान में उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नून लीग ने पैदा कर ली है, जेयूआई ने पैदा कर ली है, उनको डिनर दे दिया है, उनको बुलाया है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, वो अपना मोशन टेबल करें, नून लीग और जेयूआई वोट डाल देंगे उस मोशन को, वोट पूरे करने तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो ये गेम खेलना चाहते थे कि पार्लियामान के अंदर से तब्दीली निकाल सकते हैं, और अगर वो पार्लियामान के अंदर से तब्दीली निकाल सकते हैं तो उन्हें किसने रोका है? वो सुबह अदम एतमाद ले आए और कहें नून लीग को और जेयूआई को कि हमारे वोट पूरे हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी की दफ़ा भी तो उन्होंने
कौमी असेंबली में वोट पूरे किए थे और चेयरमैन सेनेट की दफ़ा उनसे पूरे नहीं हुए थे। तो लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी के पास पार्लियामान के अंदर कोई गेम प्लान है तो उसके लिए भी उन्हें पूरा रास्ता दिया गया है और उन्हें नहीं कहा गया कि उनसे कोई पक्की कुटी है। उन्हें शहबाज शरीफ ने डिनर पे बुलाया है, वो गए हैं, वहाँ पे पार्लियामान के अंदर बजट को रोकने के लिए, कोई नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए रास्ते मौजूद हैं और उसके लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मौजूद है, उनके साथ चलने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ एक पब्लिक पॉलिटिक्स है, रायमा हमवार करनी है और मैं पीडीएम को एक इलेक्शन अलायंस अब समझता हूँ। ये जो जमातें हैं इन्होंने मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने मिलकर इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ना था, वो बाहर हो गई हैं, उन्होंने अलग इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है। इस बजट के बाद अब सब कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी है, हुकूमत भी इलेक्शन के लिए बजट दे रही है, तो वो इलेक्शन की तैयारी भी पीडीएम करेगी और ये जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है। लिहाजा सियासत दूसरी तरफ जाता देख रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी आपके नज़दीक ये हिकमत अमली कामयाब होने जा रही है, ऐसा ही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कामयाब होने जा रही है। जो हिकमत अमली है वो मैंने आपको बता दी है। कामयाबी और नाकामी तो सिर्फ अल्लाह मियाँ को पता होती है। लोग तो अपनी जस्तजू करते हैं, करते रहते हैं। कई दफ़ा आप आखिर पे जाके नाकाम हो जाते हैं, कई दफ़ा शुरू में कामयाबी मिल जाती है। तो हम तो सिर्फ जो हमें नज़र आ रहा है हिकमत अमली, इल्म गैब तो नहीं है ना मेरे पास, मैं आपको बता दूँ कि कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। वो ये करने जा रहे हैं, ये गेम प्लान नज़र आ रहा है, वो बयान कर सकते हैं। अब बाकी जब मुझे इल्म गैब मिलेगा तो जरूर प्लान जो है ना वो आपने बयान किया है। आप क्या कहेंगे नसीम सिद्दीकी साहब? ये अपना मुजम्मिल सरवर्दी जो है ना वो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। काफ़ी इनके पास जो है खबरें होती हैं और इन्हें फ्यूचर का पता होता है अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे की वजह से। अच्छा, मेरा ये कहना है कि देखिए पीडीएम जो है ना वो बेसिकली फ्लॉप हो चुकी है। जैसे मुजम्मिल सरवर्दी ने फेलियर का मिसाल दी थी कि पहले एक साल फेल हुए, फिर दूसरे साल फेल हुए, तो पीडीएम बेसिकली फेल हो चुकी है। ये 5, 10, 15 हज़ार का जो जलसा कर लेना है ना, ये कोई कामयाबी नहीं है। ये तो आप अपने लोग होते हैं, आपके वर्कर होते हैं। बात तो दब होती है जब आप आवाम को बाहर निकालें। कोई टूटी चप्पल वाला आपके जलसे में आ रहा है, कोई फटी शर्ट वाला जलसे में आ रहा है, जो आम आवाम है उसको ये किसी को भी बाहर नहीं निकाल सके थे। अच्छा, अब तो इनके पास डबल प्रॉब्लम ये है कि एक पीपल्स पार्टी और एएनपी जो कि बहुत बड़ी जमातें वो बीच में से निकल चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक क्लियर कट जो है ना वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ का नज़र आ रहा है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी उनके साथ शामिल है। दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का। लेकिन शहबाज शरीफ की मैं आपको एक बात बता दूं, वो कभी भी अपने भाई के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, वो उनके सामने खुल के नहीं आएंगे। अगर उनको लंदन जाने दिया जाता या अगर वो किसी तरह लंदन दोबारा चले गए तो वह जाके नवाज शरीफ साहब से भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने तो कहा मैं उनके पैर तक पड़ जाऊंगा कि मफाहमत का रास्ता अपनाए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मफाहमत के रास्ते पे नहीं आए तो हो सकता है शहबाज शरीफ जो है वो सियासती तर्क कर दे, वो सियासत से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। तो पीडीएम का मुस्तकबिल मुझे कोई खास अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये फिर जलसे कर लेंगे, फिर कोई 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार लोगों को जमा कर लेंगे, लेकिन हुकूमत पे कोई पहले ये दबाव नहीं डाल सके, जबकि हुकूमत की उस वक्त कारकर्दगी कुछ इतनी नहीं अच्छी जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं और अगर अच्छा परफॉर्म कर रही गवर्नमेंट तो इनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा, यानी कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी पीडीएम। ठीक है, आप क्या कहेंगे काज़मी साहब? देखिए, पीडीएम की जो सियासी हिकमत अमली है ना, उससे ज्यादा संजीदा चार्ली चैपलिन की फिल्में होती हैं। आप देख लें, जिस दिन से इन्होंने शुरू की है पीडीएम, कभी एक दिन क्या बयान देते हैं, कभी दूसरे दिन क्या बयान देते हैं, एक टारगेट रख देते हैं, हार हो जाएगा, पार हो जाएगा, इस्तीफे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कंप्लीट फेलियर रही है और गैर संजीदा ऐसे लगता है कि बिल्कुल कोई ऐसे लोग हैं जिनको सियासत का पता ही नहीं है और वो किस किस्म की बातें करें। सियासत में ये होता है कि आप अपने कार्ड्स बिल्कुल अपने दिल के पास रख के खेलते हैं। जरदारी साहब को आप देख लें, दीगर लोगों की देख लें, लेकिन पीडीएम के अंदर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने यह किरदार अदा किया है कि इनकी जो रही सही थोड़ी सी रेपुटेशन थी नून लीग की, उसको भी बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया और इनको कहा है कि आप खेलते रहे अपनी सियासत, और ये हालत होगी इनकी। जी ठीक है, इसी के साथ नाजरीन, पीडीएम की हिकमत अमली या प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।